हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AEN का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2022 को। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम फाइनेंशियल सेक्शंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली क्वेश्चंस जो है तो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट से पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठा को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बजट, रेल बजट को लेके है। तो पूछा गया है द सेकंड रिव्यू ऑफ रेल बजट इन फरवरी इज कॉल्ड एज। अभी भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने बजट्स का जो प्रोसीजर था उसके आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड रिव्यू की बात की गई है। तो जैसा कि पता है आप सबको, फर्स्ट रिव्यू जो किया जाता है बजट का, वह बेसिकली होता कैसे है। जो बजट के रिव्यूज़ होते हैं वो होते हैं, एक तो फर्स्ट अगस्त रिव्यूज़ होता है, दूसरा रिवाइज एस्टीमेट, और तीसरा जो होता है फाइनल मॉडिफिकेशंस। तो फाइनल मॉडिफिकेशंस जो होता है इन द मंथ ऑफ फरवरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड रिव्यू होगा दैट इज फाइनल मॉडिफिकेशंस इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है ट्रैक रेन्यूएबल वर्क्स अंडर PH प्लानेट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्लानेट नंबर 29, प्लानेट नंबर 30, प्लानेट नंबर 31 और 32। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी करंट जो है टोटल 27 प्लानेट्स जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन होते हैं। तो ट्रैक रेन्यूएबल वर्क्स जो होता है इसके लिए बेसिकली प्लानेट नंबर 31 होता है। प्लानेट नंबर 31, जैसे सपोज कोई न्यू लाइन्स है तो उसके लिए 11 होता है। गेज कन्वर्जन हो गया, जैसे नैरो गेज से ब्रॉड गेज में हो गया, 14 होता है। लाइन की डबलिंग हो गई, 15 होता है। ट्रैफिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, 16 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन 17। इस तरह से जो है तो बहुत सारे प्लानेट है, इन्हें बाई हार्ट करना ज़रूरी है। 29 जो प्लानेट है वह रोड सेफ्टी वर्क्स को लेके है, जैसे लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह हो गए। प्लान नंबर 30 जो है, प्लानेट नंबर 30 है, वह वही रोड सेफ्टी वर्क्स जो है तो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए होता है बेसिकली। और इसके अलावा प्लानेट नंबर 31 आपको बता दिया ट्रैक रेन्यूअल्स को है। प्लानेट 32 जो है वह ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस के लिए है। तो ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स और अप्रोचेस के लिए जो है तो प्लानेट नंबर 32 है। ठीक है, तो इस तरह से 11, 14, 15, ठीक है, और 16 ये हो गया पीवे के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रोड सेफ्टी वर्क्स 29, 30, 31, 32 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक रेन्यूअल जो होगा प्लानेट नंबर 31 का पार्ट होगा। इसके बाद बात करें अगर सैंक्शनिंग पावर एट अ जोनल लेवल फॉर न्यू वर्क्स अंडर प्लानेट 16। तो यहाँ पे प्लानेट 16 की बात की जा रही है। दैट मीन्स व्हाट, ट्रैफिक फैसिलिटीज़। तो सैंक्शनिंग पावर एट अ जोनल लेवल फॉर न्यू वर्क्स अंडर प्लानेट 16 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। तो न्यू वर्क्स के लिए जो सैंक्शनिंग पावर है जोनल लेवल पे तो वह कितना है 2.5 करोड़। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 2.5 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है क्या, लमसम पेमेंट कैन बी मेड इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्वांटिटी नॉट मोर देन। तो लमसम पेमेंट कैन बी मेड इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्वांटिटी नॉट मोर देन, ऑप्शन दिया हुआ है इन द LOA दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इन द वर्क ऑर्डर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटेड एट साइट, एंड ऑप्शन डी एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीमेंट साइनिंग अथॉरिटी। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन जो पूछा गया इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको वाइट बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज़ नथिंग बट अ लीगल एग्रीमेंट, एक तरह से बोल सकते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट को। दैट इज अ रिटन लीगल एग्रीमेंट, दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ओके, an agreement between the two or more parties that creates mutual legal obligations is called a contract. Okay, so इसको लेके एक ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस थे, तो बेसिकली एक ऑप्शन से यही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे, तो इंक्वायरीज आर ओनली इशू टू दोज फर्म्स हु आर बोर्न ऑन द अप्रूवल लिस्ट ऑफ सप्लायर ऑफ पर्टिकुलर आइटम। इसके लिए टेंडर के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इंक्वायरीज आर ओनली इशू टू दोज फर्म्स हु आर बोर्न ऑन द अप्रूवल लिस्ट ऑफ सप्लायर्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम। ऑप्शन ए ओपन टेंडर, ऑप्शन बी ईपीसी टेंडर। ईपीसी टेंडर इज नथिंग बट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टेंडर, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। लिमिटेड टेंडर और ग्लोबल टेंडर। ठीक है, तो लिमिटेड टेंडर के केस में ही जो होता है, तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड जो वेंडर्स होते हैं या फिर जो भी सप्लायर्स होते हैं, तो उन्हीं में से जो है तो इंक्वायरीज मंगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लिमिटेड टेंडर ऑप्शन जो होगा वो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नॉर्मली द करेंसी ऑफ सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस इज पीरियड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी ऑफ सैंक्शन की बात हो रही है, द करेंसी ऑफ सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट फॉर द वर्क इन प्रोग्रेस is the period of, option A is 1 year, option B is 2 year, option C is 3 year and option D is 5 year। तो इसका भी आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स परचेस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन्स। ठीक है, अगर हमें न्यू लाइन्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा प्लान हेड होगा, प्लान हेड नंबर 11। So the expenditure towards purchase of land for the construction of new line is charged to allocation। तो कौन सा allocation head जो होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्शन ए इज कैपिटल, ऑप्शन बी इज डीएफ दैट इज डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन सी इज डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, ऑप्शन डी इज रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो है लैंड हमको परचेज करना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन, तो इसके लिए जो है वह कैपिटल एलोकेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, EBR इन रेलवे फंडिंग स्टैंड्स फॉर। EBR मैंने आपको पिछले वीडियो में भी EBR के बारे में बताया था, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। दैट इज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। आपको मैंने बताया था कि जैसे गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स होती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाना होता है, जैसे सपोज स्वच्छ भारत स्कीम हो गया या हाउसिंग फॉर ऑल हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम हो गया, या फिर जिसको जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल। ठीक है, या अमृत मिशन हो गया, कुछ भी मतलब कोई भी पुअर्टी एलिवेशंस को लेके कोई मिशन हो गया, तो इसके लिए क्या है लार्ज क्वांटिटी में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से ही जो है तो बहुत सारा फंड जो है तो इन द फॉर्म सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करके अपने पास रखती है। ठीक है, तो और जिसका जिक्र जो है तो बजट में नहीं होता। अगर बजट में अगर इसका जिक्र होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो भी डेट में है तो उसका जिक्र होता है, लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें जिक्र नहीं होता इस चीज़ का। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स होता है, इसी तरह से जो है तो रेलवे फंडिंग में भी गवर्नमेंट को हेल्प करता है।
एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम डिमांड नंबर 4 अंडर क्लासिफिकेशन बी। तो क्लासिफिकेशन बी जो है जनरली वह रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है पीवी एंड वर्क्स का। ठीक है, आप सभी को पता है डिमांड नंबर 4, डिमांड नंबर 3 जनरल सुपरिंटेंडेंट एंड सर्विसेज होता है, और डिमांड नंबर 4 जो होता है वह क्या होता है अंडर क्लासिफिकेशन बी या एब्स्ट्रैक्ट बी के अंदर जो होता है दैट इज़ फॉर व्हाट, पीवी एंड वर्क्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवी एंड वर्क्स। तो पीवी एंड वर्क्स का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वह डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसी तरह डिमांड नंबर 6 जो होता है वह CNW के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW दैट इज डिमांड नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द फंड्स स्पेंड फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड आर रिकूप्ड फ्रॉम। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है वह अंडर आर्टिकल 267 होता है, और जब भी पार्लियामेंट हमारा सेशन में नहीं होता, जिसका जो कंट्रोल होता है वह प्रेसिडेंट के पास होता है जनरली। जब भी कोई अनफॉर्सीन कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आया या फिर कोई भी अनफॉर्सीन अकरेंस हुआ, तो उस केस में जो होता है इमरजेंसी के लिए जो है तो कॉन्टीजेंसी फंड से जो है ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स जो है तो उससे फंड निकाला जा सकता है और उसको स्पेंड किया जा सकता है इन कार्यों के लिए। और अगर जैसे कि हमने बताया था आपको कि 2005 में ये जो था इसको जो कॉन्टीजेंसी फंड है उसका साइज़ 500 करोड़ था, जिसको अभी 2021 में बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 30,000 करोड़ अभी जो फंड साइज़ है वो कॉन्टीजेंसी फंड है, अंडर आर्टिकल 267 होता है। इसके लिए जो अप्रूवल मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब जैसे फ़ंड हमने यूज़ कर लिया, अब उसको रिकूप्ड करना है, फिर से अगली इमरजेंसी के लिए उसको तैयार रखना है, तो हमें इसके लिए जो है तो फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस फंड को रिकूप्ड करेंगे। ठीक है, तो ग्रांट से नेट नहीं होगा, MPLAD फंड नहीं होगा, और फंड्स अंडर कंट्रोल ऑफ लोकसभा स्पीकर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दैट इज 266 क्लास 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, व्हेन एक्सपेंडिचर कैन नॉट मेट फ्रॉम द अवेलेबल ग्रांट्स एंड वोट कैन नॉट बी ऑब्टेन ड्यू टू पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे, दैट इज कंटिजेंसी की बात ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सपोज आपके पास पैसे नहीं है और दूसरा पार्लियामेंट सेशन नहीं है कि पार्लियामेंट से आप जो है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल से आप पैसे निकाल सकें, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इस केस में अगर कोई अनफॉर्सीन कंटिजेंसी हो गई तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर चाहिए, एक्सपेंडिचर अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, किसके अंडर में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन इज GM, ऑप्शन इज मेंबर फाइनेंस, ऑप्शन इज CRB एंड CEO, एंड ऑप्शन इज अ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस केस में जो है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे किसका आंसर होगा, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस केस में जो है अनफॉर्सीन कॉन्टिजेंसी को रिकवर करने के लिए जो है तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया दैट इज अंडर आर्टिकल 267 से जो है तो इसकी पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है इसका जो चाबी होती है, इसकी चाबी प्रेसिडेंट के पास रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे यहाँ पे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिफंडेड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसको रिफंड कब होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है इशू ऑफ LOA, शाइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, फर्स्ट ऑन अकाउंट बिल, ऑन फाइनल बिल। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है उसको रिफ़ंड करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फाइनल बिल आंसर होना चाहिए, तो प्लीज़ इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो होता है वो रिफ़ंड कब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे यहाँ पे। तो मेजरमेंट ऑफ बलास्ट इन डिपो सप्लाई मेड बाय, तो measurement of ballast in depot supply made by option is measuring volume of trucks, option B is the weight of trucks loaded with ballast, option C is dimension of ballast stack and option D is all of the above। तो measurement of ballast in depot supply made by what, option D all of the above। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 14 क्वेश्चंस डिस्कस करे, जिसमें बेसिकली जो है आपको टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लान हेड और बजट को लेके जो है तो मेन क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। साथ में टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चंस काफ़ी इस पेपर में काफ़ी दिखे मेरे को। तो ये सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।